नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है। मैं आपको यहां पे साइंस की क्लासेस में फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूं और फिजिक्स में मैंने कई सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो चैप्टर चल रहा है अभी वो आपका ऑप्टिक्स का चैप्टर है और मैंने आपको बताया था कि मैं 3 से 4 क्लासेस में इसको कंप्लीट करूंगा और आज आपकी ये चौथी क्लास है। और मुझे लगता है कि इस ऑप्टिक्स चैप्टर से यानी प्रकाशिकी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। और जो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपसे ही कंप्लीट आपको पता करना है, यानी आपको बताना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। 1 या 2 चैप्टर रह गए हैं, उनको मैं वैसे ही नॉर्मली कल कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में हम मंडे से स्टार्ट करेंगे किस चीज़ को, कि मंडे से केमिस्ट्री या बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैंने क्या बताया, ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है। और रेलवे की क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोजाना ये क्लासेस चलती हैं जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। जीएस की क्लासेस के लिए आपको शाम को 6 बजे जुड़ना होगा, जिसमें ललित आदित्य राव सर जो हैं वो आपको जीएस पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में आपको मैथ्स की क्लासेस मिल जाती हैं और साइंस की क्लासेस के लिए मैं आपको रोजाना क्लासेस 9 बजे आपके यहाँ पे सामने प्रेजेंट हो जाता हूँ। ठीक है। शिप्रा गुड इवनिंग, गौरी गौतम किस बात का सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग गौरी गौतम। चलिए, जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं अब आपको करना क्या है, अपने साथियों को शेयर करना है जिससे कि उनको साइंस में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, जिससे आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर साइंस में मेरे साथ में आपने फिजिक्स को कंप्लीट किया है और इन क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट किया है तो मुझे लगता है कि आपके साइंस के पेपर में अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस कंप्लीट क्या है कि एक वीडियो देखना है। वीडियो आपका 2 से 3 घंटे 1 घंटे का वीडियो रहता है और 1 घंटे के वीडियो में बस थोड़ी सी अपनी बातें करनी है और बातें करने के बाद में निकल जाना है। होमवर्क जो दिया जाता है वो नहीं करना है, क्योंकि फायदा मेरा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है। आपको होमवर्क करना है और आपको ही एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे आपकी जॉब कैसे लगेगी। इसलिए आप कोशिश किया करो कि एग्जाम जो मैं आपको यहाँ पे दिया करूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो भी इंपॉर्टेंट था और वो इसी तरीके से कराया था जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है। नहीं किया कोई बात नहीं, मैं आज इसीलिए इसको करा रहा हूं, नहीं तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं आपने होमवर्क किया तो मैं उसको कराता नहीं हूं, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग त्रिशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन ने बताया कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद है। एक गेंद है जो 10 कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर व्यास की है। ठीक है। 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है। दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर की दूरी है। गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का व्यास पता करना है क्या होगा। जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है उसके बारे में हमें पता करना है। सर मैं आपकी क्लास में पहली बार आई हूँ शिप्रा। अच्छा जी, आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे लगता है आपने कर ही लिया होगा। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप क्लासेस को देखना और देखने के अलावा आपको करना है कि आप इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करना है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप कभी भी पढ़ाई करो तो फोकस हमारा तब बढ़ता है ना जब हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इन्वॉल्व होने के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा। नहीं आता है तो मैं सॉल्व करा रहा हूं, अगर आता है तो आप तुरंत आंसर दें। आंसर देने के बाद में आप चेक करें कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ। बाकी आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट में जाके आप लास्ट क्लासेस को देख सकते हो, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, क्योंकि मैंने फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। 1 या 2 दिन में आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्टिक्स में मैंने 4 दिन जरूर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमें किस क्या बताना है, प्रतिबिंब का व्यास बताना है जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगी। तो यहाँ में क्या क्या दिया गया है, ये दिया है आपको 5 डायोप्टर। और मैंने बताया था कि डायोप्टर जो होगा, डायोप्टर जब यूज होता है तो इसका मतलब क्या है, ये पावर है, यानी लेंस की क्षमता की बात कर रहा है। और लेंस की क्षमता की बात कर रहा है तो क्या दिया है, प्लस का 5.0 डायोप्टर दिया है। ये क्या है, प्लस में दिया गया है, तो प्लस का 5.0 डायोप्टर। ठीक है। इसके अलावा अब ये मेरे को क्या क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की जो यानी गेंद दी है, यानी ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑब्जेक्ट का साइज मेरे पास में कितना है,
ऑब्जेक्ट का साइज मेरे पास में कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरे को साइज पता चल गया। इसके बाद में मुझे क्या बताया गया, ऑब्जेक्ट की दूरी बताई गई, कितनी दूरी पर वो रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो u बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। और मैंने क्या बताया था कि जब भी हम किसी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लेंस के सामने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फोकस दूरी की बात, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है और प्लस का मतलब होगा कि ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है। और जब भी उत्तल लेंस की बात करेगा तो ऑब्जेक्ट की दूरी जो हो जाएगी वो माइनस में होगी। ये पॉइंट याद कर लेना, ये इसमें दिया नहीं था उत्तल लेंस, लेकिन मैंने पता कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिया था, +5 डायप्टर दिया था। प्लस का मीन्स जो है वो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का मीन्स इसका है कि यहाँ पे प्लस मीन्स है कि उत्तल लेंस होगा। और अगर ये उत्तल लेंस है तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर दी है, तो 40 सेंटीमीटर जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, ये पता चल गया। इसके बाद में ओनली साइंस के टीचर हैं क्या, पढ़ाने को तो मैं जीएस भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जीएस की क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस है वो भी आपको रोजाना मिल जाती थी, लेकिन अभी ये दिवाली के बाद से दोबारा कंटिन्यू किया है, इसलिए ज्योग्राफी वाली क्लासेस नहीं हो रही हैं। मैं अभी साइंस का हूँ, अभी प्रेजेंट में अगर मैं साइंस में पढ़ा रहा हूँ तो साइंस का ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, अब मुझे ऑब्जेक्ट का व्यास यानी प्रतिबिंब का व्यास बताना है इमेज का। तो इमेज का यहाँ पे साइज बताना है जो इमेज मेरी बनने वाली है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब यहां पे आप एक बात बताओ कि यहां पे मुझे क्या क्या दिया गया है, एक होता है आपका पावर दी गई है, तो पावर के लिए सबसे पहले मैं फोकस निकालूंगा, और फोकस मेरे पास में क्या होगा, फोकस होगा 1/p, ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब मेरे पास में p दिया गया है तो मैं f यहां पे निकाल लूंगा। तो कैसे निकालना है, ये कर दो 1/5, क्योंकि 5 मुझे दिया गया है। अब दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। ठीक है, सारी चीजें मुझे सेंटीमीटर में दी हैं, तो मैं क्या करूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। तो कर लो भाई, 0.2 को मैंने क्या कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया, ये हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में फॉर्मूला यूज करना मुझे क्या, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, और यूज करने के बाद में साबरमती जेल से वही आ गए भाई, हाँ ठीक है लॉरेंस बिश्नोई, साबरमती जेल से सादर प्रणाम। अब इसके बाद में क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी होगी 1/20, b की वैल्यू मुझे पता करनी है क्योंकि मुझे पता नहीं है, माइनस u की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, माइनस का 40, और माइनस का 40 है और माइनस में वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 40 हो जाएगा 1/40। इतना आया समझ, यहां पे बस वैल्यू ही वैल्यू रखी है। इस जगह से जब मैं b को इस साइड ले आऊं या फिर 40 को इस साइड ले आऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो 1/20 माइनस 1/40। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा आपका 40, और एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2 - 1 यानी 1/40। ठीक है, तो वैल्यू b की आई कितनी, 40, b की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, 40 निकाली। ठीक है, और ये मीटर में बनेगी या सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ये क्या है, सेंटीमीटर। इसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, मुझे b पता चल गया, प्रतिबिंब का व्यास निकालना है, और मेरे पास में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m इक्वल टू b/u होता है, और एक और फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I/O। मैंने दोनों क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का यूज होने वाला है। अगर दोनों का यूज होने वाला है तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। एक फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू b/u और m इक्वल टू I/O, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चारों चीजों की जरूरत है, इसलिए मैंने चारों का यूज कर लिया। अब मैं इनको दोनों को इक्वल कर दूंगा, तो b की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 40, और u की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 40 ही दी गई है। तो b की वैल्यू 40, u की वैल्यू 40, आई की वैल्यू यानी इमेज का व्यास हमें पता करना है, जो हमारी गेंद का जो इमेज बनेगी, गेंद की इमेज जो बनेगी उसकी वैल्यू को मुझे पता करना है। तो आई मुझे पता नहीं है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू मुझे दी है, ऑब्जेक्ट का साइज मुझे पहले से दिया है, वो क्या है, वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। लगा दो, I/10 हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, तो आई की वैल्यू आई 10, कितने की आ गई,
10 मीटर है या सेंटीमीटर, तो सब चीजें मीटर में है तो ये भी वो सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल शिप्रा, एम इक्वल टू मनीष सर। हाँ जी, एम इक्वल टू मनीष सर। मोहम्मद अजीज गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु कुमारी बिल्कुल सही आंसर दिया है, कुछ नहीं करना था, सारी वैल्यू देखी, यहाँ पे पता चला प्लस लगा है तो उत्तल लेंस है, इसलिए यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी होगी माइनस में लिखी गई। फिर मैंने यहाँ पे क्या निकाला, फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू निकाली, और एफ की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला था क्या, एफ इक्वल टू 1/p। तो 1/p मेरे को पता था, यानी पी की वैल्यू 5 दी थी, इससे मैंने फोकस दूरी निकाल ली, 20 सेंटीमीटर निकली। अब मेरे पास में फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इस फॉर्मूले का यूज किया, यहां से मैंने क्या निकाला, बी की यानी बी निकाल लिया। ठीक है, यहां से b की वैल्यू जैसी पता चली तो मैंने आवर्धन क्षमता में रख दिया। आवर्धन क्षमता के मेरे पास में दो फॉर्मूले, मैंने दोनों फॉर्मूले का यूज किया, क्योंकि इसको मैं अलग अलग करता, अलग अलग फिर भी करता, m इक्वल टू बी अपॉन यू से करता, यहां से मैं m की वैल्यू निकाल लेता, फिर m इक्वल टू आई अपॉन ओ से करता, यहां से i की वैल्यू निकालता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोनों को बराबर कर लिया, क्योंकि दोनों फॉर्मूले का यूज होना है। यहां से मैंने i की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे गेंद का जो प्रतिबिंब बनेगा, गेंद की जो इमेज बनेगी, उस इमेज का साइज मालूम करना है, और साइज मालूम करने के लिए क्या है, ये आपको आंसर मिल गया। गुरु जी आपकी क्लास अटेंड करने के लिए जेल का जैमर बंद हाँ वही लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है। शिप्रा सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, वो आप कब स्टार्ट करेंगे? केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी शायद, ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आज, क्योंकि आज इसमें 10 से 15 ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंप्लीट करा दिया है। ऑप्टिक्स से रिलेटेड 3 क्लासेस हो चुकी है, चौथी क्लास में मैं आपको आज खत्म करा दूंगा। इसके बाद में 1 या 2 चैप्टर रह गए हैं, उनको मैं कल या परसों में कंप्लीट करा दूंगा, फिर मंडे से आपकी केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, इसको आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें के एक ही फॉर्मूला यूज होना है, उसमें 2-3 फॉर्मूले यूज होने थे, मैंने बता दिए थे। यहां पे क्या करना है, रेशमा गुड इवनिंग। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले, यहाँ पे क्या दिया है, फोकस दिया है, फोकस यहाँ पे प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्लस में क्यों है, क्योंकि ये उत्तल लेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, अब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो ये वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी जो होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक है, अवतल होता तो प्लस होता, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा, 1/f 1/b माइनस 1/e, ये होता ही है। और मुझे प्रतिबिंब की दूरी पता करनी है, यानी b की वैल्यू पता करनी है, और यहाँ पे सारी चीजों के रख दो, आंसर निकल जाएगा। आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। सर आपको इतनी हंसी क्यों आई? हाँ भाई, हंसी क्यों नहीं आएगी, जेल के जैमर बंद कराए 1 घंटे के लिए मेरी क्लास के लिए। भाई बिश्नोई बहुत अच्छा पढ़ रहे हो फिर तो। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब इस थर्ड में यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो है, इसमें बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिया गया, 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़ना है, इन दोनों कथनों से पता लगाना है कि कौन सा कथन सही होगा, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पहला क्या दिया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसमें जो प्रकाश होता है यानी लाइट जो होती है वो कहां से, सघन से विरल की ओर जाती है, यानी डेंस एरिया से या डेंस मीडियम से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम। इतनी बात। दूसरा क्या कहता है, प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जो है वो अपने पथ से विचलित हो जाए, और विचलन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, और अपवर्तन की वजह से यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भाई दोनों ही चीजें देखो, इसमें है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मैंने कहा बोला कि विचलित हो रहा अपवर्तन है, तो पहली बात तो मुझे तुरंत ही पता चल गया, सेकंड यहां पे गलत होगा। पहले की बात करते हैं, पहला कैसा है। ठीक है, अब यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मैं बात करूं, मान लो ये है आपके पास में पानी का कोई ग्लास या पानी का कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको पानी ही भर देता हूं, ये लो पानी भर दिया मैंने इसमें। ठीक, इसमें भर दिया पानी।
अब इसमें पानी भरने के बाद में करना क्या है, मैंने बात की कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश जो है वो सघन से विरल की ओर जाता है। तो ऊपर होगी वायु जिसे कहते हैं विरल यानी रेयरर मीडियम, और नीचे जो पानी भरा हुआ है ये क्या है, जल है, यानी ये कैसा है, डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, यहां से आप देखा होगा कि जब भी कोई भी प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है, सघन से विरल की ओर जाएगा तब क्या होगा, तो सघन से विरल की ओर जाने पर यहां पे गया, सघन से विरल की ओर जाएगा, यहां टकराएगा, और टकराने के बाद में दूसरे मीडियम में जाएगा तो कब क्या होगा, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाएगा तो हमेशा अविलंब से दूर हटेगा या पास हटेगा। यहां पे याद रखना है कि ये अविलंब से दूर हटेगा। तो अविलंब कौन है, अविलंब आपको ये बीच में जो लाइन दिख रही है इसे मैंने बोला नॉर्मल यानी अविलंब, और यहां से टकराने के बाद दूसरे मीडियम में जाता है यानी सघन से विरल में जाएगा तो इस अविलंब से दूर हटेगा। अब अविलंब ऐसा है तो ये दूर हट रहा है, ऐसे हटेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये दूर हट गया, इस तरीके से प्रकाश चला। ये बात कब है, ये बात नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, जब सघन से विरल की ओर जाएंगे तो माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, सघन से विरल में जाने पर ये जहां पे प्रकाश जो किरण होगी वो अविलंब से दूर हटेगी। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैंने एंगल को बढ़ा दिया, एंगल क्या कर दिया, इस एंगल को बढ़ा दिया, इस वाले प्रकाश की किरण को ऐसा एंगल दिया, यानी इतना एंगल दिया कि यहां पे जो प्रकाश किरण थी वो कैसे जाने लगी, यहां पे जो प्रकाश किरण थी ये किस तरीके से चली जाए, ये चली जाए कैसे, ये बिल्कुल इससे टकराए और टकराने के बाद में इसके लंबवत हो जाए। अगर ये लंबवत हो जाए, यहां पे ये लंबवत हुआ, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहां पे क्या बताया मैंने कि अगर मैं एंगल को इतना बढ़ा दूं कि अवलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना दे, अगर ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि एंगल को और बढ़ा दूं तो ये इसी माध्यम में वापस आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल को मैं अभी और बढ़ा दूं तो इसी माध्यम में ये वापस भी आ जाएगा। तो यहां पे मैं दूसरी बात तो समझाता हूं, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मैं इसमें समझाता हूं। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें ही बात आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की समझ में आने वाली है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब भी बात करूंगा तो यहां पे ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल, और इस नॉर्मल से आपका एक प्रकाश जाती है और मैंने इस एंगल को इतना बढ़ाया, एंगल को बढ़ाने पर होगा क्या कि एंगल को बढ़ाने पर ये इसी माध्यम में वापस लौट आए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्योंकि ये क्या था, जब यहां पे ये बात ये थी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था तब क्या हो रहा था, तब वो अपवर्तन हो रहा था, और जैसे ही वो उसी माध्यम में वापस आएगा तो परावर्तन हो जाएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि जिस माध्यम में गया, जिस माध्यम में टकराया, उसी माध्यम में वापस आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये हमेशा कहां होगा, जब सघन से विरल में हो, जब कोई बस प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जा रही हो। तो यहां पे सघन है, ये विरल की ओर जाना था लेकिन विरल में ना जाके क्या हुआ, ये सघन में ही वापस आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रकाश किरण है यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या हुआ कि जिस माध्यम में गया यानी उस माध्यम में ही ये वापस लौट के आ गया। सर मैंने इतने टीचर के लेक्चर देख लिए पर आपकी वॉइस बहुत अच्छी, वॉइस अच्छी और जैन से अब तो पता नहीं। चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहां पे मैंने बोला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गमन करता है। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन से विरल के माध्यम में जाने के लिए तो जाता है लेकिन ये उसी माध्यम में वापस आता है। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि विचलित होता है, और विचलित जो होगा वो हो जाएगा आपका अपवर्तन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो दूसरा तो कथन गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका आंसर बचा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ। बात ना करो, क्लास एंड कर होने के बाद में बात कर लेना भाई, रेश में बिल्कुल बाद में बात कर लेना भाई, लॉरेंस बिश्नोई भाई। ठीक है, टोकने वाला तो तुम्हें कोई है नहीं, तुम तो गोलियां चला दोगे फिर सीधे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है, अब बात करते हैं हीरे की।
यहां पे बात आता है कथन दिया है, कारण दिया है। यहां पे कथन और कारण में मुझे बताना है कि कौन सा सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है या फिर नहीं करता है, या फिर हो सकता है कि कथन सही हो कारण गलत हो, या फिर कारण सही हो कथन गलत हो। इस तरीके से हमें पता करना होता है। यहां पे कथन दिया गया क्या कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। तो सबको पता है, सबको पता है कि यहां पे हीरे की बात अगर करेंगे तो कांच से ज्यादा झिलमिलाता है, चाहे वो उसके आकार का ही क्यों ना हो। अगर हीरा है चाहे वो बड़े आकार का हो और कांच भी उसी आकार का हो, तो दोनों में से कौन ज्यादा चमकेगा? तो वो कौन चमकेगा? कथन, यानी पहला कथन जो दे रखा है वो सही है कि हीरा ज्यादा चमकेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की जो किरण है वो कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उससे बाहर बहुत लास्ट में निकलती है, वो कई बार टकराने के बाद में। इस तरह से हीरे की कटिंग होती है कि वो एक ही इस हीरे के अंदर प्रकाश एंटर करता है, एंटर करने के बाद में वो कई बार वहीं पर टकराता रहता है और टकराने पर क्या होगा? वो चमकता है। तो यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से प्रकाश किरण अंदर ही घूमती रहती है और जिस कारण हीरा ज्यादा चमकता है कांच से। ठीक है, तो पहला कथन हमें यहां पे सही दिया है। इसका जो कारण है वो दिया गया है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये बात आप याद रख लेना कि कारण में जो दिया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक, तो मैं हीरे का अपवर्तनांक की बात करूं, हीरे का अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 2.42। ये याद रख लेना कि हीरे का अपवर्तनांक कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसके अलावा क्या दिया है? कांच के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो कांच के अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूं तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। तो दोनों में ज्यादा किसका हुआ? हीरे का ज्यादा हुआ। तो यहां पे हीरा जो है वो ग्रेटर देन हो गया कांच से, यानी अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूं तब। तो एक बार यहां पे क्या दिया गया है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है ना वो कांच से कम होता है। नहीं होता, क्योंकि यहां पे मैंने क्या देखा कि हीरे का अपवर्तनांक कांच से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब मेरे पास में केवल कथन सही हुआ, कारण यहां पे गलत हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। रितु कुमारी का मोहम्मद अजीज गोरखपुर ने आंसर दिया है, दोनों का आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 यहां पे क्या कहता है कि जहां पे कुछ घटनाएं हमें दे रखी हैं, इन फिनोमिना के आधार पर मुझे बताना है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हो गया पूर्ण और ये हो गया आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कौन दर्शाता है, ये बात यहां पे बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं मरीचिका की बात करूं, तो यहां पे मरीचिका की बात आती है। मिराज किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा जब आप रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में क्या होता है कि आप यहाँ पे रेगिस्तान में टीले पे जब खड़े होते हैं तो आपको दिखता है कि सामने देखो कि सामने यहाँ पे पानी दिख रहा है, ऐसा नजर आता है। आपने नहीं देखा होगा तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि रेगिस्तान में हम जब खड़े होते हैं तो दूर दूर तक हमें पानी नहीं दिखता है, लेकिन पानी होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ दूर चलेंगे तो सामने हमें पानी दिख रहा है। तो वहां पे पानी की कुछ ऐसे कह सकते हो नीला नीला यहाँ पे दिखाई देता है। वो नीला दिखने का कारण वो होता है आपका क्या? भ्रम। और वो भ्रम क्या कहलाता है? वो भ्रम कहलाता है आपका मरीचिका। और ये मरीचिका किसकी वजह से होती है? मरीचिका जो हमें बनती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। इसे मृग मरीचिका भी कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमें रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी, ऐसा लगता है कि दूर थोड़ा सा दूर चलेंगे तो हमें यहाँ पे पानी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ये भ्रम होता है। और भ्रम होता है किस वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो पहला कथन यहां पे सही हो गया। दूसरा कहता है हीरे का चमकना। अभी मैंने बताया था कि हीरा जो होता है उसकी कटिंग ऐसी होती है कि प्रकाश उसके अंदर जैसी एंट्री करता है तो उसमें कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्रकाश जो है वो अंदर अंदर ही घूमता रहता है और जब वो अंदर अंदर घूमता रहता है तो कई बार टकराने की वजह से हीरा चमकता रहता है। तो किसकी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से।
प्रकाशिक तंतु का जो निर्माण होता है ये भी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी किसकी वजह से, वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। बाद में आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट जो होता है, अगर मैं टिंडल इफेक्ट की बात करूं तो कोई कोलोइडी विलयन जो होता है ना, जैसे दूध हो गया, तो दूध में क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी दूध में अगर मैं पानी मिला दूं तो उसमें दूध के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से जब प्रकाश टकराता है तो वहां पे क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, और स्कैटरिंग होने पर प्रकाश कई भी दिशाओं में बट जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश जो है वो सीधी मात्रा में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो होता है हमारा क्या, वो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो पथ हमें दिखाई देने लग जाता है। तो लेकिन हुआ क्या, टिंडल इफेक्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम नहीं करता, ये प्रकीर्णन पर काम करता है। किस पर, प्रकीर्णन पर काम करता है। तो चौथा गलत हो जाएगा। और तारों का टिमटिमाना जो होता है ये आपका अपवर्तन पर काम करता है। तो ये तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पर, और ये कई बार अपवर्तन होता है। तो आप देखोगे कि अपवर्तन कैसे होगा कि हमारे पृथ्वी के पर वायुमंडल है, वायुमंडल की 5 लेयर हैं, सारी जो लेयर हैं वो अलग अलग डेंसिटी की हैं। तो जो जैसे जैसे डेंसिटी नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की ओर डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो जब विरल से डेंस की ओर आएंगे तो वहां पे क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन कई बार होगा, तो जिस वजह से तारा भी हमें टिमटिमाता दिखता है। अगर यहाँ पे लेयर ना होती, पृथ्वी के पास में, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के पास चारों ओर वातावरण ना होता तो क्या होता, वो डायरेक्ट आता और एक बार हमें दिखाई दे जाता। लेकिन होता क्या है कि वो इन लेयर में टकराता रहता है, तो इन लेयर से बार बार यहाँ पे अपवर्तन होता है, जिस वजह से तारों का टिमटिमाना हमें दिखाई देता है कि तारा टिमटिमाता नजर आ रहा है। तो इसी वजह से दिखता है, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। और टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। बाकी तीनों किसके लिए, टोटल आंतरिक परावर्तन के लिए। आंसर कौन सा आएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आंसर ऋतु कुमारी का, रेशमा का और मोहम्मद अजीज का, तीनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 लेंस की बात करता है। लेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। हमारे सामने 3 कथन दिए गए, इन तीनों में हमें बताना है सही कौन सा है। तो बताओ कौन सा सही है। पहला कहता है कि लेंस जो है 2 गोली पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो आपको पता चल गया कि पारदर्शी लेंस जो होता है वो वैसे ही आपका ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। तो मैंने अगर ये बात करूं, जैसे उत्तल लेंस की बात करूं, तो उत्तल लेंस पे क्या होगा, ये पारदर्शी माध्यम होगा। तो यहां से टकराएगी प्रकाश किरण, इस जगह से टकराएगी प्रकाश किरण, और जब यहाँ पे समानांतर आते हैं मुख्य अक्ष के तो ये फोकस से होके निकलती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करता है, ये प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, यानी अभिसारी कहलाता है। ये सब 10th क्लास की साइंस है। तो भाई और कौन सी साइंस आती है, 10th क्लास की साइंस आती है। सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। भाई आईएएस का एग्जाम भी ना एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, 6 से लेकर 10 तक की बुक को पढ़ने के लिए बोलते हैं सब लोग, तो उनको फॉलो किया करो। ओनली 1, चलो देखते हैं। तो लेंस जो होता है ये पारदर्शी माध्यम है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि ये उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस पे क्या हो रहा है कि यहां से प्रकाश किरणें आई, टकराने के बाद में क्या हुआ, ये कन्वर्ज हो गई, कहां से निकली, फोकस से निकली। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये कन्वर्ज हो रही हैं। अगर कन्वर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ये अपसारी तो नहीं है, अभिसारी है। तो यहां पे दूसरा जो कथन है वो हो जाएगा यहां पे गलत। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे। तीसरा कह रहा है क्या, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मेरे में लेट क्यों चल रहा है कमेंट, अब ये तो मुझे क्या पता, मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी साइंस। हाँ तुम पल्ले पड़ता ही कहाँ हो, यहाँ पे तुम अपनी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आईडी बना के सब लोगों से बात करते रहते हो, फिर कहते हो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। कैसे पड़ जाएगी पल्ले जब पढ़ोगे ही नहीं। तो मैं इतनी चीज़ों से बता रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो बस नॉर्मल बताऊँ कि हाँ पहला गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है, बता आगे आगे बढ़ जाओ। फिर भी समझा रहा हूँ, इसी वजह से समझाता हूँ भाई। ये क्या क्या है, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, ये है आपका अवतल लेंस और ये था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या हुआ, टकराई और कन्वर्ज हो गई, यहां से सीधे आई थी लेकिन ये क्या हो गई, दोनों कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पर आते हुए मिलती हुई प्रतीत हुई। लेकिन जैसे ही यहां पे बात करूंगा अवतल लेंस की,
तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में ये नॉर्मल से दूर हटते हुए प्रतीत होती हैं। इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्ज नहीं हो रही, ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है, इन्हें डाइवर्जेंस बोला जाता है। और डाइवर्जेंस को मैं क्या कहूंगा, अपसारी कहता हूं। तो यहां पे जो है अवतल जो है वो कैसा है, वो अपसारी है, अवतल अपसारी है, और उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी है। लेकिन यहां पे उल्टा दिया था, उत्तल लेंस को अपसारी बोला था, अवतल को अभिसारी बोला था। तो यहां पे तीसरा भी गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस कन्वर्ज करता है, अवतल लेंस दूर भगाता है। बस इतनी सी बात याद रख लेना। तो यहां पे कौन सा कथन सही हो गया, केवल फर्स्ट सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। हाँ जी बिल्कुल रेशमा, ए सही है। सर जी हम देखो वो एक ये लॉरेंस बिश्नोई है, वो जेल से देख रहे हैं, एक मॉल से देख रहे हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पढ़ते नहीं है, वो पढ़ने, अफन लवर जो है मतलब रूबी गौतम, वो पढ़ने पे फोकस कर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है आपसे, 7 ने बोला यहाँ पे क्या कि अब किसी लेंस, और यहाँ पे असत्य कथन बताना है, हमें करना क्या है, यहाँ पे गलत बताना है। अब अगर मुझे गलत बताना है तो सबसे पहले मुझे सही भी तो पता होने चाहिए। तो सही कौन से हैं पहले मैं वो देखूं। भाई गलतियां तो सब हर कोई बता सकता है, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों के एक दूसरे की गलतियां हर कोई बता सकता है। तो यहाँ पे भी गलत बताओ। कहता है यहाँ पे, सर आप उज्जैन आएंगे, महाकाल के दर्शन करवाएंगे आपको हम। उज्जैन पता नहीं कब आना होगा, कहते ना महाकाल जब बुलाएंगे तब आएंगे। लॉरेंस को, हाँ भाई तुम्हें तो फुर्सत नहीं है, तुम यार असली वाले लॉरेंस हो। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित या अपसरित करने की मात्रा लेंस की क्षमता होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी देखा था कि लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या करेगी, उसे कन्वर्स करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। तो उत्तल लेंस में क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था, अपसारी में क्या हो रहा था, डाइवर्जेंस हो रहा था। तो यहां पे ये पहला कथन तो मुझे सही दिखा और मुझे बताना है गलत। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। तो हम ये देख चुके हैं कि एफ बराबर क्या होता है, 1/p होता है। तो लेंस की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, p यहाँ पे क्षमता है और f क्या है, ये आपकी फोकस दूरी है। तो हम इसको तो पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि b यहाँ पे सही हो जाएगा। सी की बात करें कि लेंसों को संयोजित करने पर प्रतिबिंब आवर्धित व सुस्पष्ट नहीं बन सकते हैं। अब एक बात बताओ कि जब भी यहां पे बात आएगी किसकी, कि मैं किसी लेंस का यूज कर रहा हूं, वहां पे अगर लेंस का यूज करने पर कोई प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब ही क्या है, फिर हमें लेंस का यूज ही नहीं करना चाहिए, लेंस को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह है कि सी यहाँ पे गलत होगा कि लेंस का यूज करना ही क्या है, कि लेंस को हम यूज क्यों करते हैं कि जिससे हमें इमेज क्लियर दिखाई दे। अगर मुझे यहाँ पे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने इसके लिए क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे लेंस लगवाए। अब लेंस को लगाने के बाद में मुझे दूर का क्लियर ही दिखेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। ये हम जान ही चुके हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है, पी जो होता है, पी को जो व्यक्त करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, डायोप्टर का। इसीलिए आपने देखा होगा 5.0 डायोप्टर, 5.0 डायोप्टर। अब मैंने दोनों क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमें कौन सा गलत दिखा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिखा। तो हमें यहाँ पे गलत ही बताना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, हम इनवाइट कर रहे हैं आपको सर। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशमा का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक लेंस के उपयोग को लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने की समय तरजीह दी जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई किस लेंस का हम यूज करें कि जहां पर लघु अक्षर, और लघु का मतलब होता है जो छोटे अक्षर होते हैं, तो जो छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन से लेंस को तरजीह दी जाएगी, कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था डूना, यानी दूना ट्रिक में हम समझ सकते हैं कि कौन से लेंस का यूज करना है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, और यू का मतलब क्या है, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष होगा तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस यूज किया जाएगा। एन का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और ए का मतलब है यहाँ पे अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे।
ठीक है, निकट के लिए हम अवतल का यूज करेंगे। लेकिन अब आप एक बात बताओ कि जब छोटे अक्षर होंगे तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकट से पढ़ना पड़ेगा। और निकट से अगर पढ़ना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दूर दृष्टि दोष है। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो यहाँ पे आप बताओ कि किसका यूज किया जाएगा, अवतल का या उत्तल का? उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी या कम होगी? तो भाई निकट ला रहा हूं तो मुझे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा, फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, अत्यधिक फोकस दूरी का अत्यंत उत्तल लेंस हमें यूज करना होगा। ज्यादा फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस मुझे यूज करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे अक्षरों को पढ़ना है और छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए मैं उसे क्या करूंगा, निकट लाने की कोशिश करूंगा। और निकट लाके अगर पढ़ूंगा तो मुझे दूर दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष के लिए मेरे पास में उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पर आए, क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है प्रिज्म की बात। कल पढ़ चुके हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। प्रिज्म की यहाँ पे बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रिज्म से निकलने के बाद प्रकाश के रंगों के विचलन के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म से जब कोई प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश किरण टकराती है तो श्वेत प्रकाश किरण टकराती है तो यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। और अपवर्तन के बाद फिर से अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंगों में विभक्त होगा तो आप एक बार बताओ, तो वो 7 रंग कौन से हैं, वो विबग्योर के नाम से जाने जाते हैं। और विबग्योर से नाम से जाने जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी का होता है और सबसे कम जो विचलन होता है वो रेड का होता है। तो यहां पे आप देखो कि सबसे ज्यादा जो कोण बनेगा वो किसका बनेगा, बैगनी का बनेगा। क्योंकि इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे ना जाकर ये क्या है, ये विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे कोण सबसे ज्यादा किसका बना, बैगनी के साथ में बना। और सबसे कम किसके साथ में बना, रेड के साथ में बना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन में मुझे क्या दिया गया है कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि रेड जो है वो सबसे कम विचलित होता है और रेड का विचलन कम है तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। इसलिए हमें लाल रंग का यूज क्या है, सिग्नल के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। ये हमने देख लिया कि बैगनी यहाँ पे सबसे नीचे है तो यहाँ पे इसको ऐसे जाना चाहिए, कोण यहाँ पे ज्यादा बनता तो इसका मतलब है बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन हुआ होगा। फिर कह रहा है हरे रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। तो आप एक बार बताओ, ये गया आपका हरा रंग, ग्रीन रंग। तो ग्रीन रंग तो यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो उस बीच में आने का मतलब क्या है, ना तो सर्वाधिक तो होगा ही नहीं, तो ये सर्वाधिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यह गलत हो जाएगा। मेरे पास में बचा कौन सा, फर्स्ट और 2, यानी फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जिनका फर्स्ट और सेकंड है वो बिल्कुल सही है। मोहम्मद अजीज ने आंसर दिया है, रेशमा ने आंसर दिया है, लॉरेंस बिश्नोई भी आंसर दे चुके हैं और अफन लवर कह रहे हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट ही आएगा इसके बाद में। अगला लो 9 10 10 आ गया। यहाँ पे 10 क्या कहता है, निम्न में से किन कथनों के अनुसार टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। टिंडल इफेक्ट की बात आ रही है और टिंडल इफेक्ट के बारे में बता चुका हूं कि जब भी कोई कोलॉइडी विलयन होता है, उस कोलॉइडी विलयन से जब मैं प्रकाश की किरण निकालता हूं तो कोलॉइडी विलयन में पार्टिकल होते हैं। उन पार्टिकल की वजह से उस प्रकाश का मार्ग मुझे दिखाई दे जाता है और वो मार्ग दिखाई देने का मतलब क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। उस प्रकीर्णन की वजह से वो मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है हर डायरेक्शन में, लेकिन कुछ रेखाएं सीधे निकल जाती हैं। जो सीधे निकल रही हैं वो मुझे वहां पे प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। तो कोलॉइडी विलयन जो है क्या है, अगर मैं कोलॉइडी की बात करूं तो कोलॉइडी विलयन है कौन सा, तो कोलॉइडी विलयन होता है, जैसे मैंने बोला दूध। तो दूध क्या है, दूध एक कोलॉइडी विलयन होता है। तो दूध में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं प्रकाश की किरण निकालता हूं तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे टकराती है किसी पार्टिकल से। तो पार्टिकल से टकराने के बाद में इसकी स्कैटरिंग हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकाश मैंने नीचे बना देता हूं, पार्टिकल अगर ये है, प्रकाश की किरण इससे टकराई तो स्कैटरिंग होगी, प्रकाश इस तरीके से बट जाएगा और कुछ प्रकाश जो है वो सीधे चला जाएगा। तो यहां से जो प्रकाश सीधे जाएगा ये इसका मार्ग बताएगा कि यहाँ पे ये इसका प्रकाश का मार्ग बनता है। पानी में कोई मार्ग नहीं बनेगा, पानी में कोई पथ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें कोलॉइडी विलयन में वो पथ दिखाई देता है। और किसकी वजह से दिखाई देता है, प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, ए कहता है कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। बिल्कुल सही है कि होता क्या है, यहाँ पे प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पे हमें पथ दिखाई दे जाता है। घने जंगल में बितान से सूर्य के प्रकाश से गुजरने पर
तो आपने देखा होगा जो जंगल होता है उस जंगल में आपने देखा होगा कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वहां पे जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल से टकराने पर क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की किरण तो बट जाती है लेकिन कुछ प्रकाश सीधे आता है और आपने देखे होंगे छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं कि वो उड़ रहे होते हैं, देखे होंगे वो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा हमें पता चलता है कि सीधा रास्ता है। तो रास्ता जो दिख रहा है ना वो जंगल में जो पार्टिकल के टकराने पर सूर्य की किरणें उनसे टकराती हैं तो उस वजह से वो रास्ता हमें दिखाई देता है। तो ये भी किस वजह से होता है, ये भी कोलोइडी की वजह से होता है, यानी टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। तीसरा है कोलोइडी कणों प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन तो यहाँ पे है ही नहीं, अपवर्तन की बात आई नहीं है क्योंकि अपवर्तन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। और पहला दूसरा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। लॉरेंस बिस्लोई डी आंसर गलत हो गया, डी कंपनी गलत है। अब हम मॉल से घर जा रहे हैं, ठीक है जी। सिप्रा का मैसेज डिलीट हो गया। अजीज गोरखपुर ने आंसर दे दिया डी, रेशमा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं वो गलत हैं, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आता है 11। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, वर्षा की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदों पे धूप की किरणें पड़ती हैं तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। और इंद्रधनुष बनेगा तो यहाँ पे कितने रंगों में बनेगा, तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और इंद्रधनुष है तो इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार होती हैं, तो इन तीनों में कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे पहला कहता है परिक्षेपण, और परिक्षेपण का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण की बात आई है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ण का मतलब यहाँ पे रंग से होता है। तो यहाँ पे रंग की बात आती है तो 7 रंग दिखते हैं, तो इसका मतलब पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कहता है अपवर्तन। तो जैसे मैंने बोला प्रकाश की किरण यहाँ पे बूंद है और यहाँ पे प्रकाश की किरण टकराती है, तो टकराने के बाद में ये क्या है, विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्षा की जो बूंद होती है इस पर प्रकाश की किरण जब एंटर कर जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो क्या होता है, अपवर्तन होता है। तीसरा यहाँ पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है कि जिस इस माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण एंटर कर जाएगी तो एंटर करने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, वर्षा की बूंदों के अंदर होता है। तो यहां पर इसी वजह से क्या बनता है, इसी वजह से आपका इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में यहां से जैसे ही ये प्रकाश किरण बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो 7 रंग हमें यहाँ पे श्वेत प्रकाश किरण के 7 रंग दिखाई देने लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कौन सा आंसर सही मिला, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 1 2 3 11 का डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 मिस डी, हाँ जी डी आंसर सही होगा। रेशमा का आंसर, अजीज का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है 12 कि जब एक सीडी, सीडी आपने देखी होगी जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है आपने देखा होगा कि इससे हम क्या देखते थे, फिल्म देखते थे। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क ये सभी जानते हैं। सूर्य के प्रकाश में अगर देखें, जब सूर्य के प्रकाश में अगर मैं इसे देखता हूं तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो सीडी जो होती है ना, सीडी का जो चमकीला पार्ट होता है, ठीक है, जब आप उसको सूर्य के प्रकाश में देखोगे तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। किस वजह से दिखते हैं, तो किस वजह से, तो यहां पे दिखने की वजह क्या होगी, एक तो होगा आपका अपवर्तन, दूसरा होगा जो विवर्तन होता है, यानी प्रकाश का विचलन होना ही यहाँ पे अपवर्तन और विवर्तन होता है। यहाँ पे अपवर्तन और विवर्तन की जब बात आ जाएगी, फिर तीसरा होता है कि पारगमन यानी ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे प्रकाश का ट्रांसमिशन भी होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन। तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना, फिर उसके बाद में उसका विचलन हो जाना, विचलन यानी फैल जाना, और फैलने पर विवर्तन होता है, और फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन भी स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की तरह, यानी फिर कह सकते हैं 7 रंग दिखाई देते इंद्रधनुष के समान। ठीक है, डी आंसर, डी आंसर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, कौन सा कथन परितारिका से संबंधित नहीं है। तो यहां पे पूछा गया कौन सा कथन परितारिका से संबंध नहीं है। और परितारिका का मीन्स क्या होता है, आइरिस होता है। यहाँ पे परितारिका का मतलब क्या होता है, जो आइरिस होता है। और आइरिस की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आंखों की बात आ रही है। तो आंखों की बात के लिए यहाँ पे पूछा गया क्या क्या, कि यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको 4 दिए गए, इन चारों को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो आंखें होती हैं, इन आंखों में 3 लेयर होती हैं। ठीक है,
तीसरी जो लेयर होती है वो हमारी रेटिना होती है, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी उसकी बात नहीं करते, अभी मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बोला ये आंख है, और आंख में यहां पे आपका देखा इस तरीके से आपकी आंखें होती हैं, ठीक है। तो ये आंख का वो व्हाइट वाला पार्ट है, और जो आंख को आपको दिखाई दे रहा है, अगर मुझे मेरा दिखाई दे रहा हो तो क्या होगा, आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, तो व्हाइट वाला जो पार्ट होगा उसे मैं क्या कहता हूं, यानी वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को मैं क्या कहूंगा, कॉर्निया कहता हूं। क्या कहता हूं, कॉर्निया बोलता हूं। जो व्हाइट वाला पार्ट है ये क्या है, इंस्टा आईडी नहीं है, यूट्यूब चैनल है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस। इसको करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में जितने साथी हैं अपने साथियों को भेजना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। इसकी बात करते हैं कि जो आंखों में व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसे मैं क्या कहता हूं, उसे मैं कॉर्निया बोलता हूं। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे दिखती ना, ऊपर आपको काला काला सा जो कलर दिखता है आंखों में, ये कलर क्या है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे ही बोलते हैं हम आइरिस। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस जो होता है वो कई रंगों का होता है। तो जैसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय का नीला बताते थे, इसके अलावा हम लोगों का भाई काला है, या पर उसके अलावा भूरा यानी ब्राउन कलर का भी होता है। तो जो आइरिस वाला पार्ट है ये नीला भी दिखाई देता है, और यहाँ पे ब्राउन कलर का भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आइरिस की। इसके अलावा आपको अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो बीच में पार्ट दिखता है उसे प्यूपिल बोलते हैं, यानी पुतली बोलते हैं। तो ये बीच में जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे मैं प्यूपिल बोलता हूं, और प्यूपिल को हिंदी में कहते हैं पुतली, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी जो हमें फ्रंट पे दिखाई देती हैं। व्हाइट वाला पार्ट, ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट आपका कॉर्निया कहलाता है। जो यहाँ पे आपको बीच में जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं आइरिस, जो आपको अलग अलग कलर का दिखाई देता है, किसी का नीला, किसी का काला, मोस्टली काला ही होता है, काला या ब्राउन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बीच का और पार्ट दिखता है इसे पुपिल बोलते हैं, यानी पुतली बोलते हैं। इनका यूज क्या है, तो आइरिस करता क्या है, आइरिस के बारे में पूछा गया, परितारिका के बारे में पूछा गया है। तो आइरिस है यहाँ पे क्या करता है, ये प्रकाश की एंट्री कराता है। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो प्रकाश किरण आने के बाद में जो एंट्री होती है ना वो आइरिस से होती है। तो आइरिस से वो एंट्री होती है, फिर यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, रेटिना पर। इमेज का फॉर्मेशन आपका रेटिना पर बनता है, और आंख के अंदर पाया जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनती है, वो उल्टी बनती है। तो इमेज अगर उल्टी बनेगी तो इसे सीधा करेगा कौन, वो ब्रेन करेगा, और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा कौन, ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगी। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो उस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, और ब्रेन उस इमेज को सीधा करता है, और सीधा करने के बाद में वो हमें सही से दिखाई देती है, ठीक है। तो यहां पे ये बात आती है। अब मैं आपको बताता हूं पहला ऑप्शन, परितारिका यानी आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। तो ये बात सही है कि जो परितारिका यानी आइरिस होता है, मैंने बताया कि जो यहाँ पे प्रकाश की एंट्री को कराता है, और एंट्री कराता है तो यहाँ पे जो परितारिका होगी यानी आइरिस होगा ये कंट्रोल भी करता है। कैसे कि कोई प्रकाश ज़्यादा अगर आ जाएगा तो पुपी यहाँ पे क्या होगा, पुतली का साइज कंट्रोल हो जाएगा। पुतली का साइज का मतलब पुतली छोटी हो जाएगी, और अगर प्रकाश ज्यादा कम आएगा तो पुतली फैल जाती है। तो यहाँ पे परितारिका की बात करूं तो आइरिस से तो एंट्री होती है, तो बिल्कुल सही है। बी कहता है नेत्र की विशिष्ट रंग प्रदान करता है, तो बता दिया आइरिस का कलर नीला, काला, ब्राउन होता है, बी भी सही है। सी कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। पुतली का जो साइज होता है जैसे ही प्रकाश एंटर करता है, ज्यादा प्रकाश हो जाएगा तो पुतली जो हो जाएगी वो हो जाएगी छोटी, और कम प्रकाश आएगा तो पुतली उसे देखने के लिए फैल जाती है। तो यहाँ पे सी भी सही है। और डी कहता है कि आंतरिक भाग की दुर्घटना से बचाव करता है, नहीं। बचाव कौन करता है, तो बचाव करने वाला ये कॉर्निया होता है। आंतरिक प्रभाव जो होता है यानी किसी भी दुर्घटना से बचाव करने के लिए हमारा यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है, ये बचाव करता है, यानी कॉर्निया बचाव करता है, आइरिस बचाव नहीं करता है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ पे गलत बताना था। हाँ बिल्कुल अफर लवर, बचाव कॉर्निया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे, 14 कहता है रेटिना के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, यानी रेटिना के बारे में बात करती हैं, जो आईज की थर्ड लेयर जो होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया, इसके अलावा जो तीसरी जो लेयर होती है वो आपकी रेटिना होती है। बोल रहा है यहाँ पे चार चीजें दी गई हैं, चारों में पहला कहता है
कि रेटिना जो होता है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं को बना होता है, तो आपका पूरा ही बॉडी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो रेटिना भी आपकी किसी ना किसी सेल से बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला सही है कि रेटिना जो है वो यहाँ पे एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा कहता है नेत्र द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये मैंने अभी बताया। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर बनता है। एंट्री आइरिस कराता है, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो रेटिना पर होगा, और रेटिना पर बनने के बाद में ऑप्टिक्स नर्व्स होता है, और ऑप्टिक्स नर्व्स जो है उस उल्टी इमेज को सीधा कराने के लिए इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन को, तो ब्रेन उसे सीधा करता है। ठीक है, तो यहां पे दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त हो जाता है। तो जो आपके सामने वस्तु आई है, तो वस्तु जब तक आपके सामने तब तक तो आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद तुरंत हटा दें तो वो वस्तु गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कम से कम 1/16 सेकेंड, तो लगभग 1/16 सेकेंड तक वो प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगर ये वस्तु आपको दिख रही है, इसको हटा लेने के बाद भी इसकी जो इमेज है वो 1/16 सेकेंड तक हमारी आंखों के पार्ट पर यानी रेटिना पर रहती है। तो यहाँ पे प्रभाव को यानी हटा लेने पर तुरंत नहीं हटती, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इमेज जो है 1/16 सेकेंड तक रहती है। जैसे यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस का आपको चैनल दिखाई दे रहा है, आप इसे तुरंत भी हटा दोगे ना, तब भी वो आंखों में आपका 1/16 सेकेंड रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट हो गया गलत। हमें क्या बताना था, अच्छा इनमें से सही बताना है, कथन असत्य बताना है। ठीक है, हमें असत्य बताना है, तीसरा तो गलत मिल ही गया। चौथा कहता है कि यहाँ पे दृक तंत्रिका, जो दृक तंत्रिका है इसे हिंदी में तो ये बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे ऑप्टिक्स नर्व्स बोलते हैं। और ऑप्टिक्स नर्व्स जो होती है, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे रेटिना से, रेटिना के बाद में जो स्टार्ट होता है वो आपका ऑप्टिक्स नर्व्स होता है। रेटिना पर इमेज बनती है और ऑप्टिक्स नर्व्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास में लेके जाता है, और ब्रेन के पास में ले जाने के बाद में यहाँ पे उस इमेज को सीधा करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो चौथा पार्ट है वो भी यहाँ पे सही दिया गया है। गलत बताना था तो गलत आपका केवल थर्ड है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। 15 क्या कहता है आपसे, 15 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है और मुझे यहाँ पे क्या बताना है, सही बताना है। ठीक है, अभी तक क्या था, मुझे यहाँ पे बस ये देखना था कौन से गलत थे, अब यहाँ पे बताना सही। पहला बोला है सामान्य नेत्र, जो नॉर्मल आपके इमेज, सर मैंने सारे ऑप्शन रीड नहीं किए थे, तो रीड तो कर रहे होते हैं, सारे ऑप्शन ही रीड करने होते हैं। ठीक है, सही बात है, जरूरी नहीं कि इंसान अपने अपने नाम से ही आईडी बनाए, जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी आईडी बना रखी है, कहने को ये आदित्य हैं लेकिन नाम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बना रखी है, सही बात है ये। ठीक है, आप आओ इस पे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। 22 क्लास में एक क्वेश्चन गलत हो गया है। अच्छा अभी तक एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो, कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि अगर आपको किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ना है, स्पष्ट रूप से पढ़ना है, तो उसकी जो न्यूनतम दूरी है यानी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो लगभग आपको 25 सेंटीमीटर रखनी होगी, तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, दूसरा कहता है सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को देख सकता है, ये भी बात सही है। भाई नेत्र करते क्या है, अगर पास में कोई चीज, अगर मैं इसको यहाँ पे रखा हूं तो पास में दिखाई दे रहा है, दूर ले जाऊं तब भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो सामान्य नेत्र यहाँ पे ये बात तो करेंगे, इसका मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है मोतियाबिंद नेत्र रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, तो भाई ये तो गलत हो गया कि मोतियाबिंद यहाँ पे अब तो ठीक किया ही जा सकता है, तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो जाल होता है ना मोतियाबिंद में, होता क्या है, आंख के ऊपर आपका एक जाल सा बन जाता है, उस जाल को हटा दिया जाता है आपके यहाँ पे मोतियाबिंद, उसको सही करा जा सकता है। फोर्थ कहता है कि वस्तुओं को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी आयु बढ़ने के साथ परिवर्तित नहीं होती, और न्यूनतम दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। भाई एज बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो आपको 25 सेंटीमीटर से साफ दिखाई दे रहा है, हो सकता है क्या कि वो 25 सेंटीमीटर से
यानी 30 सेंटीमीटर पे दिखने लग जाए। जो नॉर्मल था 25 सेंटीमीटर अब 30 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये कह रहा है परिवर्तित नहीं होता है, होता है। एज बढ़ेगी तो आपका नजरें कमजोर होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएंगे। मुझसे पूछेंगे सत्य तो 1 और 2 सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, राधे राधे भाई एटीट्यूड बॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका ऑप्टिक्स जो चैप्टर था आपका, यानी प्रकाश की जो चैप्टर था, लाइट वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। केवल एक चैप्टर जो बचा है उसको मैं कल करा दूंगा। इसके बाद में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और उस फिजिक्स के बाद में अब आपको डिसाइड करना है केमिस्ट्री पे पढ़ना है या फिर आपको बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, वो आप डिसाइड करिएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं कि निम्न में से कौन सा कथन मानव नेत्र में दृक तंत्रिका, और दृक तंत्रिका की बात कर रहे हैं, कौन सी तंत्रिका, ऑप्टिक्स नर्व्स। इसका काम क्या होता है, ये तो कई बार 3 बार क्वेश्चन आ गया, तीनों बार मैंने बता दिया कि ऑप्टिक्स नर्व्स को किस कार्य को प्रदर्शित करता है। ए कहता है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, बी कहता है विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और सी कहता है विद्युत सिग्नल को प्रकाश में परिवर्तित करता है, डी कहता है कोई नहीं। तो यहां पे करता क्या है कि आंख, जैसे ही आपके पास में प्रकाश की रेज आती हैं तो रेज कहां से एंटर करती हैं, आइरिस से एंटर करती हैं। एंटर करने के बाद में वो रेटिना पहुंचती हैं। इन पे जो आपकी इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। अब उस रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है। और अगर वो उल्टी इमेज बनेगी तो इसका मतलब है इसको सीधा करने का काम किसका होता है, सीधा करता है इसको ब्रेन। लेकिन ब्रेन तक काम करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो होता है वो ऑप्टिक्स नर्व्स का होता है। तो ऑप्टिक्स नर्व्स करती क्या है, जो इमेज हमारी रेटिना पर बनी है इस इमेज को लेके कहां जाना, मस्तिष्क के पास में लेके जाना, ब्रेन के पास में लेके जाना। और उस ब्रेन के पास में पहुंचने के बाद में क्या होगा, उसको सीधा करना होता है। वो काम तो उसका होता है मस्तिष्क का, लेकिन उस तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, उन सिग्नल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो ऑप्टिक्स नर्व्स करती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा कि आपका जो ऑप्टिक्स नर्व्स है वो विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और इसी के साथ में आज की क्लास में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है, आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। ठीक है, कुहू चौधरी। तो जितने साथी मेरे साथ में नए जुड़े, मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे लगता है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चन जो हैं, जो लेवल मैंने आपको रेलवे का लेवल बताया वो रेलवे के लेवल को ही लेके मैं चला हूं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, या फिर रेलवे का कोई और भी एग्जाम हो। ये उन्हीं एग्जाम्स में से लाए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि यहां से ही हमें पता चलता है किस तरीके का लेवल पूछा जा सकता है और किस तरीके का लेवल पूछा गया है। तो इन्हीं के द्वारा हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आते हैं कि यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको अब इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। तो इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमें करना क्या है, ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। और अगर आपने फिजिक्स की क्लासेस नहीं ली हैं तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स की क्लासेस को ले सकते हैं। 22 क्लास मैंने अभी तक ली हैं, उन 22 क्लास में मैंने फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर 1 या 2 क्लासेस होती हैं तो वो उसमें आपको फिजिक्स और भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपका जैसे आविष्कार वाला चैप्टर है तो वो रह गया है, तो वो मैं आपको 1 क्लास में खत्म करा दूंगा। जैसे ही आपकी फिजिक्स खत्म होगी उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है या फिर बायोलॉजी पे। मैं कहूंगा कि आपको बायोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। उसका रीजन है कि अब बायोलॉजी का जो पोर्शन है, यानी वेटेज जो होता है वो ज्यादा होता है, उसके क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट भी होते हैं। तो मैथ्स के स्टूडेंट को फायदा मिल जाता है मैथ्स के लिए, और बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फायदा देने के लिए यहाँ पे बायो का पोर्शन बढ़ा दिया जाता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी जाएगी, बायो पढ़ना है तो बायो स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लास खत्म होगी, हाँ जी पूजा क्लास खत्म हो चुकी है, मैं स्टार्टिंग से जा रही देखने मेरी। हाँ जी बिल्कुल, जितने साथी हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी साथी हैं, केमिस्ट्री पढ़ना है तो भाई केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो भी आप पढ़ना चाहेंगे ये तो आपको डिसाइड करना है। मैं खुद डिसाइड नहीं करता, आप ही के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज लगाया
नहीं तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। आप लोगों ने बोला कि भाई चैप्टर वाइज कराना है, तो मैं चैप्टर वाइज लेके आया सीरीज को, इस सीरीज को, वरना मिक्स क्वेश्चन ही चलाए जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज लेके आएंगे, अगर आपको मिक्स पढ़ना है तो मिक्स लेके आएंगे, बाकी अगर बायो पढ़ना है बायो लेके आएंगे, केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री, मर्जी आपकी है, पढ़ाने काम मेरा है। ठीक है, ठीक है भाई। लॉरेंस बिश्नोई, एटीट्यूड बॉय, जितने साथी हैं सभी को भाई थैंक यू, आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको क्लास में कल 9 बजे। ये क्लासेस आपको रोजाना 9 बजे मिलती हैं, और 9 बजे के बाद में यानी 1 घंटे में आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो वास्तव में आपके पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जो पेपर में किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।